Hello students, welcome to all of you once again in your class। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं वीके पाल आपकी क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश ग्रामर के विषय में मैंने आपको आपके चैप्टर से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स के नाम और उसके कंटेंट्स पहले ही सेंड कर दिए थे और मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम उसका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1 ग्रामर। पार्ट 1 ग्रामर। तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये ग्रामर है क्या? ग्रामर किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि व्हाट इज ग्रामर? ये ग्रामर आखिर है क्या? व्हाट इज ग्रामर? तो चलिए इसके बारे में हम और अधिक अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, या हम ये कहें द सिस्टमैटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। यानी कि ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो व्याकरण है वो नियमों का एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक ऐसा सेट है विच हेल्प अस, जो हमारी सहायता करता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, लैंग्वेज, भाषा को। यानी कि हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि व्याकरण वह है जिससे हम किसी भी भाषा के नियमों को सरलता पूर्वक समझते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं। द सिस्टमैटिक स्टडी, क्रमबद्ध ज्ञान या अध्ययन, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज, और उस भाषा की इज कॉल्ड ग्रामर। वो क्या कहलाता है? आपका व्याकरण कहलाता है, उसका व्याख्यान। तो ये है आपका ग्रामर। इसमें आपने एक शब्द पढ़ा है, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। लैंग्वेज, एक शब्द आया है यहां पर आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स यानी कि भाषा। भाषा क्या होती है? तो सबसे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि भाषा क्या है। लैंग्वेज, a language is a structured system of communication। a language, भाषा is a structured, एक आपका स्ट्रक्चर या सांचा कहें, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करने का माध्यम या तरीका। यानी कि हम कह सकते हैं भाषा हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या एक दूसरे के विचारों को आपस में आदान प्रदान करते हैं, या दूसरे भाषा में हम कहें और द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। इट मीन्स द सिस्टम ऑफ साउंड्स, यानी कि ध्वनियों का एक तरीका, एंड राइटिंग और लिखने का, दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज, जो कि मानव लोग प्रयोग करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर यूज, जो कि मानव लोग प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, देयर थॉट्स, अपने विचारों को, आइडियाज और अपने जो उनके आपने आए हुए विचार हैं, एंड फीलिंग्स और अपने भावों को। तो यानी कि हम कह सकते हैं
यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से सिस्टम ऑफ साउंड्स, ध्वनियों और लेखों का दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज, जो मनुष्य लोग प्रयोग करते हैं ताकि वे अपने थॉट्स, जो सोच है, एंड आइडियाज, जो उनके विचार हैं और जो उनके भाव हैं, वो उसको व्यक्त कर सके। उसे हम कहते हैं क्या? लैंग्वेज। तो चलिए, ये बात थी हमारी लैंग्वेज की। तो अब बात हम करते हैं लैंग्वेज के अंतर्गत ये आपका सबसे छोटा क्या चीज होता है। तो यानी कि ये तो था हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज आप जान गए कि लैंग्वेज क्या होती है, उसके अंतर्गत आप ग्रामर जान गए, ग्रामर क्या होता है। तो चलिए, अब इसके आगे हम और अधिक अध्ययन करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। भाषा के अंतर्गत हम यदि अध्ययन करें तो छोटे छोटे अक्षरों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाषा का निर्माण होता है। अर्थात छोटे छोटे अक्षरों को मिलाने से तो हम कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अक्षर जो है वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम किसी भी भाषा की बात करें, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी बंगाली, उर्दू या कोई भी मलयालम, कोई भी भाषा है, उस भाषा का एक सबसे छोटी इकाई होती है। और चूंकि हम यहाँ पर इंग्लिश भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में हम कह सकते हैं जो सबसे छोटी इकाई है वो है लेटर। अर्थात कहने का मतलब है अक्षर। अक्षर 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 क्या होता है? यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। यानी कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। लेटर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, या ए लेटर इज the smallest unit with the help of which we write an English word। यानी कि हम कह सकते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं। अथवा a letter is the smallest unit, अक्षर सबसे छोटी इकाई है, with the help of, जिसकी सहायता से, which we write, हम जो कुछ लिखते हैं, an English word, अंग्रेजी का कोई भी शब्द। अर्थात अंग्रेजी का जो कोई भी शब्द हम जिसकी सहायता से लिखते हैं उसे हम अक्षर कहते हैं। और हमारी अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, A to Z, यानी कि ABCD EFGH से लेकर के XYZ तक। There are 26 letters in English grammar। यहाँ पर हमारे अंग्रेजी व्याकरण में 26 अक्षर होते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। We can write these letters by two types। इन अक्षरों को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा है स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षर। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं छोटे अक्षरों में। तो आपने जाना कि अंग्रेजी व्याकरण में हमारे पास केवल 26 अक्षर होते हैं। इन्हीं 26 अक्षरों की सहायता से हम अंग्रेजी का कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा शब्द लिखते हैं। तो ये था हमारा अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत लेटर। तो यहाँ पर आपने ये जाना कि इन अक्षरों को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। इन अक्षरों को हम दो भागों में बांट भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं
वो कौन कौन से दो पार्ट्स हैं जिनमें ये अक्षर बटे हुए हैं। These letters are divided into two parts. ये जो अक्षर हैं दो भागों में बटे होते हैं। नंबर 1 वॉवेल्स, नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स मीन्स स्वर एंड कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। यानी कि जो 26 अक्षर हमारे पास हैं उन 26 अक्षरों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है हमारा वो स्वर कहलाता है और जो दूसरा है वो हमारा व्यंजन कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वॉवेल्स, स्वर। ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। अर्थात ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये जो 5 लेटर हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर। इसके अलावा जो बाकी अक्षर हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय, उन्हें छोड़कर बाकी के जितने भी हमारे अक्षर बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 अक्षरों को छोड़कर बाकी के जो बचे हुए अक्षर हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। वहीं W एंड Y, जो दो लेटर होते हैं आपके, W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। वहीं पर आपके ये जो W और Y दो अक्षर हैं वो सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। When they are in the beginning of a word, जब ये दोनों किसी भी शब्द के प्रारंभ में दिए होते हैं यानी कि शुरुआत में, तो they are called consonants, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। But when they are not in the beginning, और जब वो प्रारंभ में नहीं दिए होते हैं तो of a word, किसी भी शब्द के, तो they are called vowels, तो वो स्वर कहलाते हैं। यानी कि W और Y दो ऐसे अक्षर हैं जिन्हें हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं, और जब ये किसी शब्द के प्रारंभ में दिए होते हैं तो वो व्यंजन कहलाते हैं, और जब वो किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं दिए होते हैं तब वो स्वर कहलाते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा अक्षर, अक्षर के बाद जो आपकी भाषा की उससे बड़ी इकाई आती है उसे हम कहते हैं शब्द। शब्द आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें एक या एक से अधिक अक्षरों का प्रयोग मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका शब्द है वो कई सारे अक्षरों का एक समूह है। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which make complete sense such in an order is called word. Group of letters which make complete sense such in an order is called word. यानी कि अक्षरों का जो हमारा समूह है वो एक क्रम में होना चाहिए। such in an order मतलब एक निश्चित क्रम होना चाहिए जिससे कि उसका कंप्लीट हो सके, तब हम उसे शब्द कहेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं D O G, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर 3 लेटर हैं D O और G, इनका एक निश्चित क्रम है, तो इससे हमारा अर्थ निकलता है डॉग, और डॉग मीन्स आप जानते हैं क्या होता है? कुत्ता। अगर हम इसे ऐसे लिखें O D G, तो क्या इसका कोई मतलब है? नहीं, अर्थात ये शब्द नहीं है और ये हमारा शब्द है। दूसरा, अगर हम कहें CAT, तो ये क्या है? 3 अक्षरों का एक समूह है CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली, तो ये हमारा शब्द है। लेकिन अगर हम यहां पर इसे ऐसे लिखते ATC, तो क्या इसका कोई मतलब है? नहीं। यानी कि हमारा जो शब्द है उसमें जो अक्षरों का समूह है वो एक निश्चित क्रम में होना चाहिए जिससे कि उसका अर्थ एक
पूरा मीनिंगफुल हो सके। तो बच्चों, शब्द के बाद भाषा की अब जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे हम बोलते हैं वाक्य, यानी कि सेंटेंस। जिस प्रकार छोटे छोटे अक्षरों से मिलकर शब्द की रचना हुई, उसी प्रकार कई सारे शब्दों को मिला करके हमारे वाक्य की रचना होती है। अर्थात हम कह सकते हैं ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस सच इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड सेंटेंस। A word or a group of words which makes complete sense such in an order is called a sentence। अर्थात शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जो कि मिलकर के अपना पूर्ण एवं वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हैं, लेकिन एक निश्चित क्रम के साथ, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। जैसे गो, गो मीन्स जाओ, ये आपका एक शब्द हो गया। कम, कम मीन्स आओ, यानी कि ये भी एक आपका क्या हो गया, शब्द हो गया। गो देयर, वहां जाओ, ये भी आपका एक क्या हो गया, शब्द पूरा। और इनको अगर हम कहें तो ये एक अपने आप में कंप्लीट वाक्य भी है। क्यों? क्योंकि गो हमने बोल दिया जाओ, कम मीन्स आओ, गो देयर वहां जाओ। वहीं दूसरी तरह से हम कह सकते हैं आई गो टू स्कूल। यहां पर आपका एक शब्द है आई, दूसरा है गो, तीसरा टी और चौथा स्कूल। यानी कि हम कह सकते हैं आई गो टू स्कूल। इन शब्दों को मिला करके एक समूह बना और जिसका एक अपना वास्तविक अर्थ है कि मैं स्कूल जाता हूं। लेकिन यदि हम इसे ऐसे लिखते आई स्कूल टू गो, तो क्या ये हमारा वाक्य होता? जी नहीं, ये हमारा वाक्य की श्रेणी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हमारे वही शब्द हैं जो यहां पर शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों का कोई भी एक निश्चित क्रम नहीं है। और ग्रामर के हिसाब से जो उसका रूल है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि एक निश्चित क्रम में है और अपना पूर्ण एवं वास्तविक अर्थ व्यक्त करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं आई गो टू स्कूल एक सेंटेंस की श्रेणी में आता है और ये एक सेंटेंस जो है वो नहीं है। एक चीज और बताऊं आपको मैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस इज कैपिटल। अर्थात जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य के जो सबसे प्रारंभ का शब्द होता है उसका सबसे पहला अक्षर हमारा कैसा होना चाहिए? कैपिटल। तो हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस इज कैपिटल। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है। बच्चों, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं कोई भी, उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। जो उनके प्रयोग हैं और जो भी उनके कार्य हैं उनके हिसाब से हमने उनको 8 भागों में बांटा है और इन्हीं में से हर एक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। These parts of speech are number first noun संज्ञा, number 2 pronoun सर्वनाम, number 3 adjective विशेषण, number 4 verb क्रिया, 5
एडवर्ब क्रिया विशेषण, 6 प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, 7 कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, 8 इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से बच्चों आपके इंग्लिश में पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. यानी कि all the English words, जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं वो divided into 8 groups, वो 8 भागों में बटे होते हैं according to the work, अपने कार्यों के आधार पर, they do in a sentence, जैसा कि वो किसी वाक्य में करते हैं। Each group is called part of speech, और हर एक जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? part of speech। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया कि हर एक शब्द को उसके कार्य और उसके जो भी यूज हैं, प्रयोग हैं, उनके आधार पर उनको बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पहला एग्जांपल लिखा है, आई लव माई कंट्री। यहाँ पर ये जो लव है ये आपका वर्ब है, और दूसरे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं सी इज माई लव, सी इज माई लव, वह मेरा प्रेम है। यहां पर जो आपका लव है वो है नाउन। यानी कि आपने देखा कि जो पहला सेंटेंस है उसमें लव एज ए वर्ब काम कर रहा है, और दूसरे वाले में सी इज माई लव, इसमें लव आपका नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार दिस इज ए फास्ट ट्रेन, तो यहां पर ये जो आपका फास्ट है ये आपका एडजेक्टिव है, फास्ट एडजेक्टिव। और अगला एग्जांपल है द बॉय रन्स फास्ट, द बॉय रन्स फास्ट, यानी कि लड़का तेज दौड़ता है। यहां पर ये जो फास्ट वर्ड है ये आपका एडवर्ब है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहां से किसी भी वाक्य में जो भी आपका जो शब्द हैं उनके जो प्रयोग हैं, जो उनके यूज हैं, उसके हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से विभक्त किया गया है। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नंबर 2 नाउन, उसे स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं, चीजें, व्यक्ति, जानवर और कई तरीके की सारी चीजें हैं। उनके कुछ न कुछ अपने खास नाम हैं, और उनके नाम को ही हम सब नाउन कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी चीज के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम इससे रिलेटेड कुछ और परिभाषाओं को देखते हैं कि नाउन की और कौन कौन से हम परिभाषा इसमें जानते हैं और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संज्ञा जो क्या है वो एक नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम हो सकता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, और अथवा ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। या अथवा ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। अर्थात संज्ञा किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, भाव या विचार को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि मैंने आपको जो बताया कि इस संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, या कोई स्थान हो, या कोई भाव या किसी का विचार हो, उन सब को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात
एक शब्द में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान या आदि के नाम को लेना ही संज्ञा कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जैसे आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रामू इज ए फार्मर। रामू एक किसान है। यहां पर ये जो वर्ड है रामू, ये आपका एक पर्सन को डिनोट करता है, किसी व्यक्ति को। तो अर्थात यहां पर हो गया नाउन हमारा रामू। दूसरा फार्मर। फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान। और रामू एक क्या है? किसान है। तो यहां से हो गया फार्मर। दूसरा द काउ गिव्स मिल्क। गाय दूध देती है। तो यहां पर जो एक वर्ड है आपका काउ, ये हो गया आपका नाउन। दूसरा एक वर्ड है आपका यहां पर मिल्क यानी कि दूध, ये हो गया आपका नाउन। तीसरा उदाहरण है देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यानी कि मेज पर एक किताब है। यहां पर इस वाक्य में एक वर्ड है आपका बुक और दूसरा वर्ड है आपका टेबल। ये दोनों ही वर्ड आपके नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप देखेंगे तो बुक वस्तु, टेबल वस्तु, ये आदि का नाम है, किसी चीज या वस्तुओं के नाम है, इसलिए ये संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो संज्ञा है आपको ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इसके कुछ भाग और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग भी इसके कुछ भाग बताए गए हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यहां संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हमारे इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। इनको 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। लेकिन वहीं पर आज के समय में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत संज्ञा को सिर्फ और सिर्फ 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो चलिए आइए हम देखते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आधुनिक ग्रामर यानी कि व्याकरण के अनुसार जो ये संज्ञा है आपका, इसको 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा। अब यहां पर आप 2 देख रहे हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल गणनीय, काउंटेबल मीन्स होता है गणनीय संज्ञा, यानी कि जिनकी हम गणना कर सकें, अर्थात जिनको हम गिन सकें, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन अर्थात जिनको हम गिन नहीं सकते या जिनकी गणना हम नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और पहले आपने पढ़ा कि हमारे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं और अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हमने इसको सिर्फ 3 प्रकार बताया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो पहले आपको 5 प्रकार थे उनमें से कौन कौन से नाउन काउंटेबल को बिलोंग करते हैं और कौन कौन से नाउन आपके अनकाउंटेबल को बिलोंग करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया ओल्ड इंग्लिश ग्रामर और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में आपको मैंने संज्ञा के 5 प्रकार बताए और वहीं आपको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको 3 प्रकार बताए। तो ये जो 5 प्रकार से आपका
कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है, इन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हमने इनको काउंटेबल नाउन में सम्मिलित किया। वहीं पर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमने इनको अनकाउंटेबल नाउन में सम्मिलित किया। तो चलिए अब एक एक करके हम इन संज्ञाओं की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरणों को आगे देखते हैं।